नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 75वें स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन। नैतिक प्रयासों के लिए तकनीकी नवाचार को अपनाने पर दिया जोर। 2047 तक 50% महिलाओं की भागीदारी की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से की 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। संगठन देशों से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का किया आह्वान। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, कारोबार सहयोग और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर हुई चर्चा। आईआईटी गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, कॉमन सिविल कोड लागू करने में देरी मूल्यों के लिए हानिकारक। छात्रों से भारत विरोधी विचारों का प्रभावी ढंग से विरोध करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की मंगोलिया यात्रा। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सीए तकनीकी नवाचार को बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए अपनाएं, साथ ही व्यवसाय में सही और नैतिक प्रयासों को लागू करने के लिए भी अपनाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि आईसीएआई की क्षमता की पूरी दुनिया सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रोफेशन आर्थिक शासन का स्तंभ बन सके। सीए में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताते हुए राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि 2047 तक कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए भी सीए के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्थापना दिवस न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय के लिए विशेष है, बल्कि लेखा परीक्षा समुदाय के लिए भी खास है। चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय व्यापार जगत का एक मजबूत स्तंभ है जो सुशासन को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जब आईसीएआई का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से आप सबको व्यवसाय क्षेत्र के एक ऐसे मजबूत स्तंभ के रूप में देखती हूँ जिससे सुशासन को बल मिलता है। आपको अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने महिलाओं के लिए वित्त एवं कर साक्षरता अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत लाभकारी है, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में, क्योंकि अक्सर गरीब और भोले भाले लोग इन क्षेत्रों में बचत के लिए ब्याज के प्रलोभन में ठगे जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा जताया कि ये अभियान इन लोगों को ऐसी जालसाजी से बचाएगा। भारत में घरेलू बचत की एक प्रथा है, विशेषकर महिलाओं की आदत होती है कठिन समय के लिए बचत करना। एक खुशी की बात है कि महिलाओं के लिए आईसीएआई ने वित्तीय और कर साक्षरता अभियान शुरू किया है। अनैतिक तत्व द्वारा गरीब और भोले लोगों को बचत पर अधिक ब्याज का लालच देकर धोखा दिया जाता है। आपका अभियान उनके इस तरह की धोखाधड़ी से बचाएगा। ऐसे लोगों की
ऐसे लोगों की बचत का संरक्षण और संवर्धन करना भी आप सबका सामाजिक दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का सिद्धांत पूरा विश्व ही एक परिवार है। इस सम्मेलन का विषय एक सुरक्षित एससीओ की ओर रखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया। साथ ही शंघाई सहयोग संगठन देशों से इस खतरे से मिलकर लड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशक से एशियाई क्षेत्र में एससीओ शांति, प्रगति और विकास का महत्वपूर्ण मंच रहा है और भारत इसे एक विस्तृत परिवार के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एससीओ में सहयोग के 5 नए आयाम तैयार किए हैं। इनमें स्टार्टअप, इनोवेशन, परंपरागत चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत शामिल है। सिक्योर यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, unity, respect for sovereignty and and territorial integrity and environmental protection, यह हमारी अध्यक्षता का थीम और हमारे एससीओ के विजन का प्रतिबिंब है। भारत ने इस दृष्टिकोण के साथ एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन तथा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असम दौरे पर गुवाहाटी में आईआईटी के 25वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत निवेश और संभावनाओं का वैश्विक केंद्र है और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के आधार पर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि किसी भी विदेशी संस्था को हमारी संप्रभुता और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं। जो लोग भारत विरोधी बातें फैलाते हैं उनका खुलकर विरोध करें और भ्रष्टाचार मुक्त समाज में भागीदारी निभाएं। असम यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद थीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईटी गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने में किसी भी तरह की देरी हमारे मूल्यों के लिए हानिकारक होगी। Our constitution was given to us by very wise people, sagacious people. Dr. Ambedkar was chairman of the drafting committee. And they had in the constitution a very important part. And that part was with respect to directive principles of state policy. And they were certain that these principles are fundamental in governance of the country. So directive principles have been taken by framers of our constitution, our founding fathers, as fundamental in governance of the country, and then they reflected it's the duty of the state to apply these principles in making laws. Friends, this has happened over the years. Panchayat was a directive principle. Constitution was amended. A structured mechanism for panchayats evolved. Right to education was another. We have made laws. In that premise, I am somewhat stunned at the reaction of people when there is a thought afloat that something should be done with respect to directive principles under Article 44. And that is, the state shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. End quote. Now I can tell you, after 30 years, I'm sure that situation must have come. I have no doubt it has come. Any further delay in implementation of Uniform Civil Code
will be corrosive of our values. The underlying sublimity of it has to be appreciated and understood. This will bind Bharat, its nationalism, more effectively, and that was the thought process of founding fathers of the Constitution. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से भारतीय होने और इसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व करने को कहा। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि विद्यार्थी आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हों और राष्ट्र और राष्ट्रवाद की कीमत पर आर्थिक लाभ लेने से बचें। Friends, I need to share some concerns with you because our rise is phenomenal. Our rise is unprecedented. Our rise is being recognized globally. India's impact in the world is being felt as never before. It is a time when the world expects India to say something. India doesn't have to exert itself to make its voice clear and known to the world. They await it. And therefore, I'm sure my young friends will particularly agree. It is our prime duty to take pride in being Indians and be ever proud of our historical achievements. Let me caution you, friends. Political stakeholding cannot be at the cost of nation and nationalism. There must be free run for politicians. There must be politics the way they wish to have, but with one common denominator. It has to be within the realm of respect for our nation and our nationalism. इसके बाद उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों से बातचीत की। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया के दौरे पर भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान भारत और मंगोलिया के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किए जाने को लेकर बातचीत हुई। यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी की और दोनों देशों के संसदों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान भारतीय शिष्टमंडल ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर सुझाव दिए। बता दें कि भारतीय संसदीय शिष्टमंडल 7 साल के बाद मंगोलिया दौरे पर रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया यात्रा के दौरान भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया यात्रा के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर से मुलाकात की। मंगोलिया के इतिहास, साहस, शौर्य और निर्भीकता का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंगोलिया का इतिहास आज भी हमें प्रेरित करता है। इस यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भले ही भारत और मंगोलिया के बीच भौतिक दूरी है, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर दोनों देश वसुधैव कुटुंबकम की महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया की संसद के स्पीकर के साथ बैठक की। बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दोनों देशों के बीच संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान की एक लंबी और स्वस्थ परंपरा रही है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि संसदीय विचार विमर्श दोनों देशों के परस्पर संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में संसदीय विचार विमर्श से आपसी तालमेल और विश्वास बढ़ाने में, आम सहमति बनाने में और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस यात्रा के दौरान मंगोलिया में भारतीय प्रवासी सदस्यों को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने खुशी जताते हुए कहा कि भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी ऊर्जा, उत्साह और संकल्प से मंगोलिया के जनजीवन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय ने भारत से हजारों मील दूर रहते हुए भी अपनी संस्कृति और संस्कारों को संजोए रखा है। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू की अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई और 27 साल की उम्र में दिया गया बलिदान
भारत के स्वतंत्रता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय रहा है, जिसकी सभी को जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया कि वे देशवासियों, खासकर युवा पीढ़ी को उनके जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से अवगत कराएं, जिससे कि युवा उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूक हों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें जन्मोत्सव वर्ष के समापन समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू की अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों, खासकर युवा पीढ़ी को उनके साहस और देशभक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज के इस समारोह को मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाती हूँ। आज का ये पर्व सभी देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को अल्लूरी सीताराम राजू की अनन्य देशभक्ति और साहसिकता से परिचित करने का अवसर भी है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हो गई यातना तथा प्रलोभन के बावजूद जनजातीय समाज के लोगों ने अल्लूरी सीताराम राजू के गोपनीय स्थान के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी। उन्होंने अत्याचार सहा, लेकिन ये लोग ना झुके और ना रुके, डटे रहे। ऐसे एकजुट समाज और विलक्षण महानायक की महान विरासत को याद रखना और मजबूत बनाना सभी देशवासियों का एक कर्तव्य है। राष्ट्रपति ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू का जीवन जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना समाज को एकजुट करने का एक बेहतर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू को आदिवासी समाज ने पूरी तरह से अपना बना लिया था और उन्होंने भी इस समाज की खुशियों और दुखों को अपनी खुशी और दुख मान लिया। उन्हें एक आदिवासी योद्धा के रूप में याद किया जाता है और यही उनकी सही पहचान है। अल्लूरी सीताराम राजू का जीवन चरित्र जाति और वर्ग पर आधारित भेदभाव से मुक्त रहकर पूरे समाज और देश के लिए एकजुट होने का उदाहरण है। जनजातीय समुदाय ने उनको पूरी तरह अपना लिया था और उन्होंने जनजातीय समाज के सुख दुख को अपना सुख दुख बना लिया था। अल्लूरी सीताराम राजू को जनजातीय योद्धा के रूप में याद किया जाता है और यही उनकी सही पहचान भी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहकारिता का भाव हमारे राष्ट्र नायकों के व्यक्तित्व में रहा है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सहकारिता का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर क्षेत्र और समूह के व्यक्ति ने भागीदारी निभाई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस आंदोलन से किसान और मजदूरों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इसके साथ ही किसानों को सहकारी समितियों से खाद, बीज और उर्वरक सस्ते दाम पर मिल पा रहे हैं। सहकारिता एक ऐसा सेक्टर है जो केवल एक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सहकारिता मतलब सबका सहयोग और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी इसी सहकारिता के आधार पर रहा। सभी वर्गों का, सभी समाजों का, सभी धर्म के लोगों का, सबका सामूहिक प्रयास, जिसके कारण हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सबके प्रयासों से सफल हो पाया। और जब आज़ादी के लोकतंत्र के अंदर हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया तो संसदीय लोकतंत्र में भी हमारी सहकारिता भावना रही। हमने हमारे संविधान बनाते समय जनता को बीच में रहकर जनता के द्वारा शासित संचालित शासन हो। और आज दुनिया में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कोई समय था जब इसी ग्राम सेवा सहकारी समिति पैक्स के अंदर
16%, 18%, 14%, 10%, 12%, 6% ब्याज पर लोगों को पैसा मिलता था किसानों का। लेकिन आज अधिकतम प्रदेशों के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख तक किसानों को 0% पे ब्याज मिलता है। वह सहकारिता के कारण मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उपभोक्ता सहकारी समितियों और आवास सहकारी समितियों ने किस तरह से लोगों को लाभान्वित किया है। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर मछली पालन करने वाले छोटे किसान भी फिश प्रोसेसिंग, फिश ड्राइंग, फिश स्टोरिंग, फिश स्टोरेज, फिश कैनिंग, फिश ट्रांसपोर्ट जैसे कई काम ऑर्गेनाइज तरीके से कर पा रहे हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है, उनका जीवन बेहतर हुआ है। छोटे छोटे मछुआरों ने जहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया, कोऑपरेटिव सेक्टर बनाकर उन्होंने किस तरीके से मछली उत्पादन को लाभ की दृष्टि से करने का काम किया और उन्होंने उसको प्रोसेसिंग करने का काम किया, स्टोरिंग करने का काम किया, किस ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किया ताकि उसका मूल्य ठीक मिल सके। जब सब मछुआरे मिलकर एक साथ मत्स्य पालन करते हैं तो उत्पादन ज्यादा होता है, तो मार्केट भी ठीक मिलता है, उनको स्टोरेज प्रोसेसिंग करने का भी ठीक मिलता है। तो नील क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जब भी आपदा संकट आई, एक समय उपभोक्ता की वस्तुएं बहुत आगे बढ़ गई थी और उन उपभोक्ताओं की वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था है? सहकारी आंदोलन आया और सहकारी आंदोलन ने दुनिया के अंदर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का काम किया, तो वो भी सहकारिता के क्षेत्र में किया। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का मुख्य उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और विकसित करना है। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र के निर्माण और विस्तार के लिए लोगों को शिक्षित करना, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। बढ़ते आगे, वियतनाम के कानून मंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। इस बैठक में दोनों पक्षों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ये जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की और न्यायिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। बढ़ते आगे, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए ट्वीट किया कि सेवा, मानवता और आध्यात्मिक ज्ञान के उनके आदर्श हमें एक मजबूत और जीवंत भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं और मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम एकता और बंधुत्व के उनके विजन को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। अपने प्रेरणादायी और ऊर्जावान शब्दों से व्यक्ति को समाज और देश की सेवा के पथ पर गतिमान करने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर नमन। बढ़ते आगे, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में महान शिक्षाविद और प्रख्यात राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सचिवालय के अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मौके पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों को लोकसभा सचिवालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवन वृत्त वाली पुस्तिका भेंट की गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद, प्रख्यात राष्ट्रवादी विचारक, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
31 मई 1991 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन द्वारा राष्ट्र के प्रति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में उनके चित्र का अनावरण किया गया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, महान राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। एक सशक्त भारत वर्ष के निर्माण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 30 जून 2023 को विधान अधीनस्थ संबंधी समिति की बैठक हुई। 3 जुलाई 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। 3 जुलाई को ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 4 जुलाई 2023 को वित्त संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 6 जुलाई 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 6 जुलाई को ही प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। 6 जुलाई 2023 को ही रेलवे संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।